हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज का टॉपिक है हमारा थोड़ा ट्रेड वॉर से रिलेटेड और इंडिया यूएस के बीच में जो अभी बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट BTA होने वाला है उसमें कुछ और पेन पॉइंट्स के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ई कॉमर्स बैटल एंड व्हाई यूएसए वांट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड और व्हाट यूएस कॉल्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या, इंडिया ऐसा क्या कर रहा है कि यूएस को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं लगता, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स टर्म्स के बारे में क्योंकि दुनिया भर इकोनॉमी सही चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम क्या है, वो ई कॉमर्स डिस्प्यूट क्या है, पहले वो समझते हैं। तो याद हो कि 2016 से इंडिया ने ई कॉमर्स में, खासकर फॉरेन ई कॉमर्स में, ऐसे ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन है, अब फ्लिपकार्ट भी, क्योंकि फ्लिपकार्ट इज नाउ ओन्ड बाई वॉलमार्ट भी एक यूएसए कंपनी है। तो ऐसे ई कॉमर्स जो फॉरेन ओन्ड है, जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, जो इंडियन बॉर्न ई कॉमर्स रिटेल शॉप्स नहीं है, उनको इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल नहीं रखने की इजाज़त देता। मतलब कि जैसे में अमेजॉन है तो कोई एक पर्टिकुलर सेलर 25% से ज़्यादा सेल नहीं कर सकता। पहले ई कॉमर्स मॉडल क्या करते थे, जैसे अमेजॉन है उसने अपना एक इन्वेंट्री मॉडल खोल लिया, एक वर्कशॉप वर्क प्लेस खोल लिया, ठीक है। अब उसमें वो जैसे क्लाउड टेल के नाम से उन्होंने एक, मान लीजिए कि एक सेलर खोल लिया, वो अमेजॉन का ही, ठीक है, वो अलग नहीं है। तो वो वेयर हाउसिंग बेस्ड मॉडल हो गया कि बहुत सारा सामान एक वेयर हाउस में रख दिया और अपने हिसाब से प्रेडेटरी प्राइसिंग करने लगे। और इसकी वजह से होता क्या है, स्मॉल जो रिटेलर्स होते हैं, जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, उनके पास कंपटीशन नहीं बचता, क्योंकि बड़े अमेजॉन या बड़े फ्लिपकार्ट के पास ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे खेलते हैं और कम प्राइस कम करके बेचते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल रिटेलर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसकी वजह से ही सरकार ने कहा कि 25% से ज़्यादा किसी एक रिटेलर से आप नहीं खरीद के बेचेंगे। यानी कि सरकार ने ये जो मोनोपोलाइजेशन हो रहा था, ये वेयर हाउसिंग वाला जो मॉडल था, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल था, उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की 2018 के आसपास से। लेकिन यूएस का कहना है कि इसकी वजह से इनोवेशन कम होता है, कॉस्ट कटिंग में प्रॉब्लम होती है और उसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने में भी दिक्कत होती है, ठीक। तो यूएस चाहता है कि इंडिया का जो ये मॉडल है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल नहीं है, उसके ऊपर कुछ काम किया जाए। इंडिया का कहना है चलो ठीक है, हम अपना एक्सपोर्ट बेस्ड ई कॉमर्स को इन्वेंट्री मॉडल पे भेज देंगे। यूके के साथ ऑलरेडी ऐसा अग्रीमेंट है इंडिया का, अभी जो FTA हुआ है उसमें इंडिया का ये कि देखो, एक्सपोर्ट करने के लिए वी विल अलाउ इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट अभी $2 बिलियन के आसपास का है वाया ई कॉमर्स। चाइना का $350 बिलियन का है, यानी कि हमारे पास गजब का ग्रोथ पोटेंशियल है, 175 टाइम्स हम ग्रो कर सकते हैं अभी। तो $2 बिलियन को $350 बिलियन पहुंचाना है, तो वहां हम इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अलाउ कर देंगे, ऐसा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का भी कहना है। लेकिन डोमेस्टिक रिटेल स्पेस में फॉरेन कंपनीज को इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल नहीं देंगे। यानी कि कोई एक कंपनी अपना ही वर्कशॉप खोल के ये नहीं कर सकती, वेयर हाउस खोल के ये नहीं कर सकती कि सब कोई अपने वेयर हाउस से बेच रहे हो। इससे वो लोग प्राइस कंट्रोल करते हैं और स्मॉल रिटेलर बाहर चले जाते हैं। यूएस को ये मंजूर नहीं है। आई होप कि बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो व्हाट इज द ई कॉमर्स डिस्प्यूट, कि ट्रेड नेगोशिएशन में ये बात हो रही है कि इंडिया जो रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरेन फर्म्स को इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के लिए, वो हटाया जाए। इंडिया के लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि इंडिया जो $2 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है, वो $350 बिलियन के आसपास करना चाहता है बाय 2030, बिकॉज 350 बिलियन इज द बेंचमार्क दैट इज सेट बाय द चाइनीज, ठीक है। तो बेसिकली बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया और यूएस के बीच में अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर बात करें, अप्रैल से लेकर अभी तक लगभग $62 बिलियन का ट्रेड हो गया है। इसका ये मतलब है कि इंडिया और यूएस एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात दोनों को समझ में आ गई है। तो ट्रेड टॉक्स तो हो रही है आफ्टर, क्योंकि यूएस में शटडाउन भी हो गया था, थोड़ा पॉज हुआ, फिर से बात हो रही है। तो अब ई कॉमर्स पे आके ये बात अटकी हुई है। $62 बिलियन का ट्रेड है, इंडिया के पास $350 बिलियन एक्सपोर्ट करने का मौका है अगले 5 साल में। तो दोनों लोग के प्लस माइनस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं हम। इंडिया की FDI पॉलिसी क्या है। तो पहली चीज़ कि इंडिया FDI 100% FDI अलाउ करता है ई कॉमर्स में, इसीलिए अमेजॉन जैसी कंपनी यहाँ काम कर रही है। तो 100% अलाउ तो करता है, बट इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल को प्रोहिबिट करता है 2016 से। और इस इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के प्रोहिबिशन के ऊपर और एक थोड़ा सा डोमिनेंस ले आता है जब 2018 में सरकार कहती है कि 25% से ज़्यादा एक सिंगल सेलर किसी ई कॉमर्स पे नहीं बेचेगा। जैसे क्लाउड टेल
अमेजॉन की ही कंपनी थी, तो सब कुछ वो वहीं से सेल करता था। तो इससे फ़ायदा क्या, सरकार का कहना है कि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बाकी छोटे छोटे रिटेलर भी अमेजॉन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टेड है, उनको भी मौका मिलेगा सामने आने का कि हाँ आप उनके प्रोडक्ट भी ले सकें। ठीक है, प्रोटेक्शन क्यों है? ताकि जो 9 करोड़ आपके स्मॉल रिटेलर हैं, 9 करोड़ स्मॉल रिटेलर हैं, उनको भी फायदा हो सके, चाहे वो ऑफलाइन सेंटर्स पे चला रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन पे अपने सामान को लिस्ट किए हो। रिसेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया $2 बिलियन का ई एक्सपोर्ट करता है, यानी ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट। जैसे हम कई लोग होते हैं जो अलीबाबा से इंपोर्ट करते हैं या फॉरेन की ई कॉमर्स साइट से कुछ कुछ चीज़ें मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह इंडिया से भी लोग डिमांड करते हैं। आप अमेजॉन इंडिया पे जाइए अगर, तो अमेजॉन इंडिया पे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसमें आपको इंडिया रिव्यूज़ भी होंगे और ग्लोबल रिव्यूज़ भी होंगे। तो इससे ये पता तो चल रहा है कि अमेजॉन इंडिया से ग्लोबली भी शिपमेंट हो रहा है। इस ग्लोबल शिपमेंट की वैल्यू कितनी है? $2 बिलियन। इसको हम कितना बढ़ा सकते हैं? $350 बिलियन अगले 5 साल में। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे। यूएस का डिमांड क्या है? यूएस का डिमांड सिंपल सा है कि जो फॉरेन प्लेटफॉर्म है, जब आप एफडीआई 100% दे रहे हो, तो आप ये रिफॉर्म भी करिए कि यू अलाउ द इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल सो दैट इट गिव्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि भारत सरकार फॉरेन बेस्ड ई कॉमर्स को नहीं अलाउ करता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, बट अगर वो इंडिया बेस्ड मॉडल है, ई कॉमर्स है, उसको अलाउ करता है। जैसे आजियो हुआ, ठीक है, जैसे मिंत्रा हुआ, ये सब जो आपके मॉडल्स हैं, ये सब जो ई कॉमर्स जाइंट्स हैं, रिलायंस का या टाटा का, टाटा क्रोमा है, उन सब को इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अलाउ है। लेकिन जो फॉरेन बेस्ड मॉडल है जैसे अमेजॉन, उसको अलाउड नहीं है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, ये यूएस का कहना है। वो हर बार वो WTO का आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं। तो बेनिफिट ये है, यूएस का कहना है कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शनिज्म अगर आप हटाते हैं तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको लगभग 25 से 30% कॉस्ट बचा के मिल सकता है। और इसके साथ साथ यही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करके सिर्फ अमेजॉन से $80 बिलियन का सेल आप, एक्सपोर्ट सेल आप कर सकते हैं। आज जो $2 बिलियन है, सिर्फ अमेजॉन से बाय 2030 यू कैन डू $80 बिलियन। ये यूएस का कहना है। बट इंडियन एजेंसीज का भी कंसर्न है, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एटसेट्रा, इनका कहना है कि अगर ऐसा इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल डोमेस्टिक रिटेलर्स में भी अलाउड हुआ तो जो छोटे आपके रिटेलर्स हैं, शॉप्स हैं, वो बंद होने की कगार पे आ जाएंगी। इससे क्या होगा? मोनोपोली रिस्क्स भी होंगे और लोकल ट्रेडर्स को बहुत नुकसान होगा, आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे वो लोग। तो आपको कुछ बैलेंसिंग करनी होगी, शॉर्ट टर्म लॉसेस को भी कम करना है और लॉन्ग टर्म गेन्स को भी लेके आना है। तो हमको कहीं बैलेंस करना होगा। बट अगर हम केस स्टडीज देखें, केस स्टडीज खाली, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन दोनों कंपनीज को, इंडिया में अमेजॉन भी आई 2013 में, फ्लिपकार्ट तो पहले से ही थी, लेकिन 2018 में फ्लिपकार्ट को एक्वायर भी कर लिया वॉलमार्ट में, लगभग 60-61% के आसपास का शेयर है। तो हुआ ये कि ये मार्केट प्लेस मॉडल, जनरली सरकार का ये कहना था कि आप एक मीडिएटर होंगे, जैसे ओला, उबर होता है ना, कि आपको कैब से मिलवाता है, कैब उसकी नहीं होती है ना, उसी तरह आपको सिर्फ एज अ मीडिएटर, एग्रीगेटर काम करना है। आपको एक रिटेलर से एक कस्टमर को जोड़ना है। बट यहाँ पे इंडिया में क्या शुरू हुआ? इंडिया में भी इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल शुरू हो गया। तो जो रिटेलर था वो खुद अमेजॉन ही था। ऐसा नहीं था कि कोई इंडिया का कोई रिटेलर है या शॉपकीपर है वो अपना सामान अमेजॉन पे लिस्ट करके बेच पा रहा है। अमेजॉन खुद ही वेयर हाउस बना के बेच रहा था, वहाँ पे सामान सस्ते में बेच रहा था, प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रहा था। मार्केट में वैसी प्राइस आप नहीं रख सकते, ठीक है, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल फाइनेंशियली। तो छोटे शॉपकीपर्स ऑलरेडी लूज कर रहे थे। इसी वजह से, और फिर फ्लिपकार्ट में भी यही देखा गया कि जब 2018 में वॉलमार्ट इसको एक्वायर करता है तो फिर ईडी का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो पता चलता है कि लगभग $1.5 बिलियन के आसपास का प्रॉब्लम है, टैक्स इवेजन का प्रॉब्लम है, और ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल जो अलाउड नहीं था वैसे वो ऑपरेट कर रहे थे। तो ठीक, तो इससे इम्प्लीकेशन ये आता है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम तो करता है बड़ी कंपनीज के लिए, ठीक है। तो हमें थोड़ी पॉलिसी क्लैरिटी की ज़रूरत है, ऐसा यूएस का भी कहना है कि एक पॉलिसी क्लैरिटी रहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहे, ताकि ग्रोथ, इनोवेशन और लोकल इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़ें साथ साथ आगे बढ़ सके। फ्री मार्केट विल ब्रिंग ग्रोथ, will bring more innovation, will cut cost without compromising the local interest। तो हमें कुछ बीच का रास्ता लेना पड़ेगा। कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज है जो ये बात को सही भी बोलती है। पहला ये
कि इंडिया का जो अप्रोच है, जो हम 1950 से 1990 तक हमारा यही अप्रोच था, जिसको हम प्रोटेक्शनिज्म और इन्फेंट इंडस्ट्री बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि इंडिया का कहना है कि हमारी जो भी ई कॉम इंडस्ट्री है वो बहुत छोटी है, तो अगर हम बाहर के प्लेयर्स को अलाउ कर देंगे तो हमारी जो छोटी इंडस्ट्री को ग्रो करना था वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर से होस्टाइल टेक ओवर्स हो जाएंगे, वो कंपीट नहीं कर पाएगा प्राइसेस में और इस तरह से हार जाएगा। इसी तरह हम देखें कि फ्री ट्रेड और कंपैरेटिव एडवांटेज की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है, रिकार्डो की जो थ्योरी है, उसके बेसिस पे यूएस ये कहता है कि फ्री ट्रेड इज द ओनली वे इन विच लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी मेंटेन। तो दोनों बातें हैं कि प्रोटेक्शनिज्म जरूरी है हमारे नई इंडस्ट्री को, बट लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए जरूरी है कि आप फ्री ट्रेड रखें। बट इसकी वजह से एक और चीज आती है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होने का भी खतरा होता है, यानी सर्टेन कंपनीज हैविंग बिग डीप पॉकेट्स, जो फॉरेन की कंपनीज हैं, वो स्केल ड्रिवन डोमिनेंस ले आएंगी, प्रीडेटरी प्राइसिंग करेंगी और जो छोटे रिटेलर है वो आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे। यूएस का यहाँ कहना है कि भले ही ऐसा कुछ हो, कॉस्ट स्केल ड्रिवन डोमिनेंस हो, बट स्केल ड्रिवन डोमिनेंस ऑल्सो ब्रिंग्स इनोवेशन एंड मोर वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो ये दोनों बातें हैं, हमें यहाँ पे कहीं बीच का रास्ता खोजने की जरूरत है ताकि हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेनेबल, क्योंकि 2030 में $350 बिलियन हम देख रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे छोटे रिटेलर भी आउट ऑफ बिजनेस ना जाए, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। तो हमें कोई बीच का रास्ता देखना होगा। अब ये बीच का रास्ता है क्या? बीच का रास्ता ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को देखें, हम इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल को अलाउ करें, बट अपने एक्सपोर्ट सर्विसेज के लिए जो $2 बिलियन है उसको बढ़ा के हम $350 बिलियन कर सके, पोटेंशियली एलिवेटिंग ई एक्सपोर्ट टू $350 बिलियन। इससे होगा क्या? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक रिटेलर्स भी बच जाएंगे और फॉरेन कंपनीज को मौका मिल जाएगा कि इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल रखने का, ताकि उस इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल को वो पहले एक्सपोर्ट मार्केट के लिए यूज करें और धीरे धीरे जब हमारी खुद की ई कॉम इंडस्ट्री बड़ी हो जाए तो हम डोमेस्टिकली भी उसको 5 साल 10 साल के बाद ओपन कर दें इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। ठीक है, तो एक अच्छा सिग्नल जाएगा। सिग्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। तो अगर आप फ्यूचर सिग्नल कर रहे हैं मोर रिफॉर्म्स की, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन से कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक ई कॉमर्स भी होगा, वो भी इनोवेट करेगा कि उसको मालूम है कि 5 साल 10 साल के बाद अगर ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल जो अभी एक्सपोर्ट के लिए है वो अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए भी खुल जाएगा, तो हम कंपीट कैसे करेंगे? तो वो खुद भी इनोवेट करेगा। इंडिया का ई कॉमर्स, इंडिया की नई कंपनीज, तो वो खुद इनोवेट करेंगे, तो ग्लोबल लीडर से ग्लोबली कंपीट करने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म हम इस पे ग्रोथ देख सकते हैं। सो देयर कैन बी अ बैलेंस्ड रेजोल्यूशन कि इंडिया यूएस का टाई अभी थोड़ा क्रिटिकल जंक्चर पे है, तो यूएस को हम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल दे दें और ये बोल दें कि देखो 5 साल या 10 साल का एक सनसेट क्लॉज है कि 5 साल 10 साल हम प्रोटेक्शनिज्म देंगे अपने ई कॉमर्स को, ताकि वो बड़ा हो सके, चैंपियंस बन सके और ग्लोबली कॉम्पीट कर सके। तो इससे दोनों के लिए विन विन हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट मार्केट बड़ा हो जाएगा और यूएस को ये पता चल जाएगा कि देखो ऐसा है कि हाँ, आने वाले फ्यूचर में इंडिया विल अलाउ अस टू बी इन अ इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल डोमेस्टिकली। तो दोनों लोग का विन विन यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस विल बी द implication and how the economy will go on। तो शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शनिज्म भी हो गया और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हम दोनों साथ में लेके चल पाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आपको ओवरऑल सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। डू लाइक दिस, शेयर दिस। कोई डाउट है तो डू कमेंट, एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी और लेक्चर में आगे।